विधानसभा उपचुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस ने अभी से नगरीय निकाय और 2023 की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। अंदर खाने खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी के कब्जे वाले निकायों में खामोशी से सीक्रेट प्लान सेट करने में जुटे हैं। वे लगातार जिलों का दौरा कर जमीनी पलटन को भी फिर से खड़ा करने में लगे हुए हैं। उनके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मास्टर 5 की एक टीम बनाई है, जिसमें संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर, महामंत्री राजीव सिंह, पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ को भी संगठन के स्तर पर मिले फीडबैक पर बारीकी से मंथन पर लगाया है। मास्टर 5 की टीम बीजेपी के कब्जे वाले सभी 16 निकायों में उनकी नाकामियों की फहरिस्त भी तैयार करेगी। खबरें हैं कि पीसीसी कार्यालय की चौथी मंजिल पर मास्टर 5 की मीटिंग होती है। यहीं से इस सीक्रेट प्लान पर चर्चा होती है और आगे की लाइन तय होती है। स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी मूल रूप से 2023 की तैयारी में लगी हुई है और जनता के हक और अधिकार के लिए जो विपक्ष का काम दिया उसे निभाने में लगी हुई है। जनता ने हमें काम दिया है कि इनके ऊपर निगरानी रखे। सारे नेता हर तरफ आप देखेंगे कि चारों तरफ हर वरिष्ठ नेता अपने उसमें लगे हुए हैं और संगठन में भी नए बदलाव की ओर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन है और उसमें नए लोगों को भी और भी स्थान मिलेगा और कहीं ना कहीं बेहतर रूप के साथ समन्वय के साथ 2023 में वापस गरीब किसान मजदूर की हितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी जिला स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने संगठन को मजबूती देने के काम में खुद को झोंक रखा है, लेकिन कांग्रेस के हर प्लान पर बीजेपी की खुफिया टीम की पूरी नजर बनी हुई है। राजनीति में इतना गुप्त भी नहीं होना चाहिए कि गुप्त मार्ग पर निकलना पड़े फिर, और मुझे तो लगता है कि इतनी गोपनीयता इसीलिए है कि अब ये गुप्त मार्ग की ओर जाएंगे। इस सीक्रेट प्लान के जरिए कांग्रेस नगरीय निकाय ही नहीं 2023 के अखाड़े के पहलवान भी तैयार कर रही है। ये कुछ 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह ही प्लान है, जिसके कोच हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। लेकिन इस सीक्रेट प्लान के दूसरे पहलू की भी चर्चा है। वो पहलू है दिग्विजय सिंह की सक्रियता का। सवाल ये गूंज रहा है कि दिग्गी राजा क्या कमबैक करेंगे? यदि इसमें सच्चाई है तो उनकी अगली भूमिका क्या होगी और फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा? इन्हीं सवालों के जरिए कांग्रेस के अंदर की सियासत के छोर तलाशे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का सीक्रेट प्लान। और इसी के साथ बड़ा सवाल ये जुड़ा है कि क्या दिग्विजय सिंह फिर एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़े दायित्व की तरफ मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक ऐसे चौराहे पर तो जरूर खड़ी है जहां उसके पास ऑप्शंस नहीं है। दिग्विजय सिंह हमेशा से एक बेहतर विकल्प रहे हैं और अभी भी है। बेहतर विकल्प इस मामले में कि मध्य प्रदेश को जितनी गहराई से वो समझते हैं, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता शायद नहीं है जो न सिर्फ अपने समर्थकों का हुजूम रखता है मध्य प्रदेश के लगभग हर शहर में, बल्कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति के मिजाज को भी सबसे बेहतर तरीके से समझने वाले राजनेता है। क्योंकि उनके रिश्ते न सिर्फ कांग्रेस में हैं जहाँ से वो आते हैं, बल्कि बीजेपी में भी उनके बहुत मजबूत रिश्ते हैं। और जिसको डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत ही विनोदी लहजे में कह रहे थे कि गुप्त मार्ग पर चलते चलते कहीं गुप्त ना हो जाए। लेकिन ये गुप्त मार्ग राजनीति में अक्सर खुफिया सुरंगों तक पहुँचता है और खुफिया सुरंगों तक जाने के लिए आपको याद आएंगे फिर वो अय्यार जो चंद्रकांता की याद दिलाते हैं। और ये अय्यारी बीजेपी में भी खूब चलती है और कांग्रेस में भी खूब चलती है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि निकाय चुनाव के साथ वापसी के मंसूबे संजोने वाली कांग्रेस वो चाहती है कि बीजेपी को एक झटका वो दे। और दिग्विजय सिंह भी ये ज़रूर चाहेंगे कि हुजूर आपने बड़ी गलती की, जो बाई इलेक्शंस में आपने इस खाकसार का समुचित पूरी तरह से इस्तेमाल आपने नहीं किया। क्योंकि दिग्विजय सिंह के चाहने वाले ये भी कहते हैं कि वो शेर उन पर बड़ा मौजू है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या वाकई उनकी मुखालिफत उनकी शख्सियत को और संवारती है और निकाय चुनाव का मास्टर 5 ये जो प्लान है 5 नेताओं का, ये कितना कारगर होता है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं कृष्ण गोपाल पाठक, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता पार्टी के लिए। और हमारे साथ रीवा से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विंध्य रीजन के सीनियर लीडर और शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं।
सबसे पहले दिनेश जी, आपकी टिप्पणी से हम आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। किस तरह आप देखते हैं, सीक्रेट प्लान की बात है, मास्टर 5 की बात है, और दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए फिर, जो सबसे बड़ी खबर लगती है। जी देखिए शरद जी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं राजनीति में। राजनीति में सक्रियता और निरंतरता का बहुत महत्व होता है। कांग्रेस में जो पिछले 2018 के पहले का जब आप परिदृश्य देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी उनका। जो जब कमलनाथ जी आए तो थोड़ा सा जो है कंटिन्यूटी आई, कार्यक्रम शुरू हुए, एक नए ढंग से राजनीति शुरू हुई। जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भाजपा और कांग्रेस दो ही राजनीतिक दल हैं, कोई विकल्प तो है नहीं। विकल्प नहीं जी। तो आप उस ऐसी स्थितियां बनाए रखना पड़ेंगी कांग्रेस को कि कोई विकल्प उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो उसको पता है कि कौन सा वोट बैंक है। कोई भी चुनाव हो उसको केवल अपनी प्रेजेंस दिखाने की ज़रूरत रहती है, जो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दूध के जले हुए हैं। आप देखिए जिस 2018 में उनकी मेहनत से सरकार आई थी, चली गई। उपचुनाव के नतीजे उनके कुछ इलाके में उनकी अपेक्षा से बेहतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं हौसला तो है उनमें, और वो उसको बना के रखना चाहते हैं कि एक निरंतरता रहे, ताकि कार्यकर्ता जो है उसके अंदर कोई निष्क्रियता ना आ जाए, वो उसमें उदासीनता ना आ जाए। तो ये सब एक्सरसाइज उनकी चल रही है कि टिकट के लिए पर्यवेक्षक भी जा रहे हैं, कैंडिडेट भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वार्ड तक कर रहे हैं वो, मतलब आप नगरीय निकाय के जितने भी, क्योंकि नगर पालिका नगर पंचायत के भी चुनाव हैं, बिल्कुल, तो वो हर स्तर पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दिनेश जी के शब्दों और उनके विश्लेषण के सिरे को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, गुरमीत जी की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए, और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और गुरमीत जी और उनकी पार्टी भी उम्मीद पर टिकी है। लेकिन सिर्फ उम्मीद के सहारे नहीं, एक मजबूत रणनीति, एक समन्वित एक्शन प्लान, इन सब के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। गुरमीत जी, कितने आप उम्मीद से भरे हुए हैं इस बात को लेकर कि निकाय चुनाव एक बार फिर कांग्रेस की प्रेजेंस मौजूद है मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरी ताकत से, और है ही, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन आप एक बाउंस बैक करना है आपको बाय इलेक्शन के बाद, कितनी आप उम्मीद से भरे देखते हैं? मास्टर 5 की बात हो रही है, दिग्विजय सिंह की वापसी की बात हो रही है। जी, मैं ये नहीं पूछूंगा आप किस गुट से ताल्लुक रखते हैं। जी जी जी। सभी कांग्रेस परिवार एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया स्वरूप दिया मध्य प्रदेश के अंदर देश की आवाम को कि विधायक खरीदो सरकार बनाओ। 2018 का चुनाव जनता ने कांग्रेस को मत दिया। उपचुनाव भी आप देखिए, उपचुनाव में भी तस्वीर साफ है कि रायसेन से प्रभुराम चौधरी जी 70,000 वोटों से जीतते हैं, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी वहां के वरिष्ठ नेता को नोटिस देती है। इसका मतलब उसको मन में धुंधलापन था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। कांग्रेस एकजुटता के साथ, और उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है आदरणीय शरद जी, और आने वाले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन होगा, और उसकी तैयारी जोर शोर से, नीचे से भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं, वरिष्ठ जन भी सक्रिय हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको और बीजेपी को भी कि ये सक्रियता आपकी बनी रहे। पाठक साहब, क्या कहेंगे? आपने दिनेश जी की भी बात सुनी और आपके साथी गुरमीत जी की भी बात सुनी। जी शरद जी, मैं तीनों बातों का जवाब दूंगा। आप जो रिपोर्ट दिखाई गई है उस पर भी यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो गुरमीत सिंह जी की बातों का जवाब दूंगा। निश्चित तौर पर उन्होंने उपचुनावों का भी जिक्र किया, 2018 का भी जिक्र किया। गुरमीत सिंह जी 2018 में भी आप अल्पमत की सरकार में थे, और 0.5% वोट हमारे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा थे। और अगर हम 2020 में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वोट मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में 12% कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा हैं। यानी कि संदेश साफ है, जनता अपना मत और मन देश की जनता को और प्रदेश की जनता को दे चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी कांग्रेस की जो तैयारी की बात चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो एक कबीलाई संस्कृति की पार्टी है। जिस प्रकार से कबीलों में संघर्ष होता है वही कांग्रेस है। जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने लगती है, चुनाव निकल जाते हैं तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी सब अलग अलग खेमे बना के आपस में लड़ने लगते हैं। आज मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, जो आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया है,
वह इसी ओर इशारा करता है। कमलनाथ जी जिन 5 लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय की 5वें माले पर, उसमें दिग्विजय सिंह जी के लोग कहाँ हैं, जीतू पटवारी जी के लोग कहाँ हैं, कांतिलाल भूरिया कहाँ हैं, सुरेश पचौरी जी कहाँ हैं, बहुत सारे लीडर, अजय सिंह जी कहाँ हैं। और वास्तव में जो दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं उसमें कमलनाथ जी के लोगों का क्या स्थान है, सुरेश पचौरी जी के लोग कहाँ हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी की जो भाषा होती है वह मर्यादित होती है, संसदीय शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो प्रचार तंत्र है, अपने आप को जो प्रमोट करने का सोशल मीडिया में उनका तरीका है, वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय पहचान के विषय को, या जिनसे राष्ट्रीय आस्था जुड़ी होती है उनको विवादास्पद बनाने का काम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं, कल ही उन्होंने राम मंदिर को विवादास्पद बना दिया। शरद जी, आखिरी बात, कोरोना वैक्सीन जैसी चीज को जिससे 130 करोड़ देश की जनता की आशाएं जुड़ी है, उन तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये हमेशा संवैधानिक मान मर्यादा के जो केंद्र हैं, लोगों के विश्वास के केंद्र हैं, सुन लीजिए गुरमीत जी क्या कह रहे हैं, का काम करते हैं। बोलिए गुरमीत जी, बोलिए। जी, आदरणीय पाठक जी, अपने घर को झांक लीजिए। अजय बिश्नोई जी बहुत परेशान हैं। अजय बिश्नोई जी बहुत परेशान है, अपने घर को झांक लीजिए। गुरमीत सिंह जी, बीडी शर्मा जी क्या ख्वाब देख रहे हैं आप? अखबार और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जरूर पढ़ते और सुनते रहा करिए। गुरमीत मध्य सिंह जी, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरा जवाब सुन लीजिएगा, मेरा जवाब सुन ले। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन द्वारा दी गई भूमिका का निर्वहन करता है। वह भूमिका मुख्यमंत्री की भी हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष की भी हो सकती है, जिलाध्यक्ष, विधायक या सांसद की भी हो सकती है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे यहाँ पट्टों को स्थापित करने का खेल नहीं खेला जाता है। इसके लिए षड्यंत्र रचा नहीं जाता है। आपने अभी 2018 के प्रदेश की बात की। पाठक जी आप युवा हैं, पाठक जी सुन रहा हूँ, सुनाइए। पाठक जी आप युवा हैं, आप अजय बिश्नोई जी को मार्गदर्शन न दें। बीडी शर्मा जी भी अजय बिश्नोई जी को मार्गदर्शन हमारे मार्गदर्शक अजय बिश्नोई जी बड़े सीनियर हैं। चलिए, लेकिन मेरा एक सवाल है गुरमीत जी, मेरा एक सवाल है और ये सवाल आपसे ही है और सवाल बहुत साफ है कि ये ठीक है कि चिनाय सेठ जो राजकुमार का डायलॉग है वो याद आता है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर ना फेंकें। आपका मंतव्य कुछ यही है, आप बीजेपी की तरफ यही इशारा कर रहे हैं कि कमजोरियां आपके भीतर हैं। लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए गुरमीत जी, मेरी बात पूरी हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कब तक, लेकिन बीजेपी पर ये आरोप, और जो मैं कहता हूं आपका राइट है, लेकिन कब तक ये आरोपों पर आप राजनीति करेंगे कि सरकार गिरा दी, आपने वोट को नोट से खरीद लिया। जो घटनाक्रम घट चुका है, अब आगे बीती ताही बिसार के आगे की सुधिले, आगे की आपकी मजबूती की क्या योजना है? आप कितने उम्मीद से भरे हैं कि आप फिर लौटेंगे मध्य प्रदेश में, पूरी ताकत से लौटेंगे और इसका पहला जो टेस्ट होगा वो निकाय चुनाव होगा फिर? जी जवाब दीजिए। जी गुरमीत जी, बोलिए सर जी। इसका टेस्ट तो आपको दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वह रीवा हो, चाहे मुरैना हो, कोई भी किसान अपने आप आ रहा है। किसी को कोई गाड़ी और व्यवस्था नहीं कर रहा, किसान अपने आप चल के आ रहा है। शहरों के अंदर नालियों की व्यवस्था देख लीजिए, कचड़ों की व्यवस्था देख लीजिए। आजकल एक कचड़े का डब्बा चल रहा है सर, आपके भोपाल में भी चल रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा। सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा की गाड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन सच ये है कि कचड़ा वहीं का वहीं रखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कचड़ा है, इसे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता साफ करेगा और इनको भी साफ करेगा। गुरमीत सिंह जी, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। चलिए अब मैं दिनेश जी की तरफ आऊंगा। शास्त्रार्थ के बजाय हम संवाद की तरफ बढ़ें, और वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ भी अपनी बात कुछ इस तरह से रखें कि जो इसको देखने वाले, इस डिबेट को, इस संवाद की प्रक्रिया को देखने वाले लोग हैं, उन्हें भी ये कन्विंसिंग लगे कि हाँ, ये बात जो है किसी फिल्म के पटकथा की तरह नहीं है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, दिग्विजय सिंह ही वो चेहरा हो सकते हैं जो कांग्रेस की, मैं ये तो नहीं कहूँगा पटरी छोड़ चुकी गाड़ी, क्योंकि जिस पार्टी के 90 से अधिक विधायक हों वो पटरी पर है, बराबर है पटरी पर, हाँ, लेकिन कुछ गलतियां बराबर दिखती हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, और ये कांग्रेस भी बेहतर समझती है।
क्या दिग्विजय सिंह ही वो चेहरा है जिन पर निकाय चुनाव और 2023 के लिए कांग्रेस का भरोसा करना जरूरी भी है और मजबूरी भी है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की जो भूमिका 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले थी, उसी भूमिका में आप उनको फिर से देख रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्ट उनका है गांव-गांव तक, या जो कार्यकर्ता से कनेक्ट है, और वो उसका उपयोग वो कोई व्यक्तिगत उसके लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आप हमने देखा था 2018 में उन्होंने कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं की थी, और कांग्रेस ने बड़ा टैक्टफुली जो है उनको पीछे रखा था जब कैंपेन की बात आई। उपचुनाव में भी हमने देखा कि उनका कैंपेन में कोई हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा थी नहीं। वो जो काम करते हैं घूमकर लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का, वो बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, जो कांग्रेस में जो है एक रणनीति के तहत हो सकता है कि उनको दिया गया हो। ये खूबी किसी और नेता में नहीं है। आप जितने चेहरे हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी में, उसमें केवल दिग्विजय सिंह ऐसे हैं कि जो किसी भी गांव में चले जाएंगे, वो किसी भी कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर वो उसको मना सकते हैं, पार्टी के पक्ष में लगा सकते हैं जी। तो उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, वहाँ कोई अभी जो हम पिछले दिनों देख रहे थे कि लीडरशिप का एकदम वहाँ जो झगड़ा था, वो कहीं ना कहीं अभी आज की स्थिति में तो वो थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने मध्य प्रदेश को कहा है कि आप कमलनाथ जी के हिसाब से चलिए, ऐसा कुछ उनका कोई इक्वेशन बना हो। तो ये भी हो संभव है कि जो जिस तरह का मोबिलाइजेशन दिख रहा है, पार्टी के नेता भी एकदम अलग अलग इलाकों में सक्रिय हुए हैं, तो कोई रणनीति है जिस पर वो कांग्रेस तेजी से काम करी, और उसे ये लग भी रहा है कि चुनाव बहुत दूर नहीं है, और इस चुनाव में यदि उसने जो है कच्ची मजबूत अपना प्रदर्शन किया, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो 23 है, जो चुनाव है वो 23 का, वो बहुत कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आसान भी होगा, क्योंकि जिस तरह का लॉस हमने देखा कि उनको 2020 में हुआ कांग्रेस पार्टी को, उसकी भरपाई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। उस अंचल में जो उसका कमिटेड वोटर है, जिसने उपचुनाव में उसका साथ दिया, उसका भरोसा भी वो अभी बनाए हुए है, और वो देख रही है कि जो पार्टी में कहीं ना कहीं जो तत्व उनकी जो स्थितियां निर्मित हुई थी पार्टी में, जो नाराज़गी थी कार्यकर्ताओं की, वो एक जो है संजीदा लीडरशिप के कारण वो एक थोड़ा सा शांत होने की जो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क जो है कांग्रेस के लिए नतीजे में बदलना बहुत चुनौती है, क्योंकि राम मंदिर भी उस वक्त हम देखेंगे जब चुनाव का मुद्दा होगा, तो राम मंदिर भी निश्चित तौर पर होगा, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको लेके कोई विवाद की स्थिति ना हो। गुरमीत जी, एक सवाल ये भी है कि आप जो ये दावा करते हैं कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, इस दावे को अगर मैं मानूं भी कि ये दावा सत्य के नज़दीक है, तब भी प्रश्न ये है कि आप किसके नेतृत्व में जाएंगे चुनाव में, क्योंकि ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, इसका जवाब मिलना है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की दोनों जिम्मेदारियों को लेकर अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन से कमलनाथ जी कंटिन्यू करेंगे और क्या विधानसभा में, क्योंकि सत्र भी टलते रहे और कांग्रेस के निर्णय भी टलते रहे। तो पहली चीज़ तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि आपकी, क्या गुरमीत जी की भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी, निकाय चुनाव में कोई दायित्व मिलेगा, या अगले विधानसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, ये स्पष्ट हो। कार्यकारिणी आपकी इतनी जंबो जेट थी कि कोई और छोर ही नहीं था उसका, क्योंकि वो एक अपीजमेंट की कार्यकारिणी थी। अब ये सारी चीज़ें जब तक आपकी संगठन शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इस पर आपका उत्तर क्या है? जी जी। यह नगर निगम चुनाव भी आदरणीय कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जो पूरे प्रदेश के अंदर 16 नगर निगम के चुनाव हैं, फिर नगर पंचायतों के चुनाव हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। पहले मैं कह सकता हूं कि पहले कुछ कमियां रही होंगी, संगठन में कुछ कमियां हो गई, जंबो जेड हो गई, चुनाव की जो पारदर्शिता थी, जो उपचुनाव में एक लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य पे कहीं न कहीं हम भेदने में थोड़ा कमजोरी आ गई। हमें 16-17 की उम्मीदें थी, हम 9 तक पहुंचे। आगे प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद और नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में कब्जा हो, और चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और आदरणीय दिग्विजय सिंह वरिष्ठ जन, जो भी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ है, आदरणीय पचौरी जी हैं, दिग्विजय सिंह साहब हैं, अजय सिंह राहुल जी हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, कमलेश्वर पटेल, सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में कांग्रेस के
सेनापति के रूप में जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, सारे लोग सेनापति की भूमिका अदा करेंगे। चलिए, बड़ी उम्मीद भरी बात आपने की है और अधिकांश सारे नेताओं को भी समेट लिया है इस फुलवारी में आपने पार्टी के। अच्छी बात है। हाँ पाठक साहब। देखिए शरद जी, ये वास्तव में अखाड़ा सज रहा है इनका 2003 के लिए, किसके सिर पर सेहरा बंधे और किसको आगे रख के हम चुनाव में जाएं। आज जितनी भी कवायद हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, निश्चित तौर पर वो 2023 की तरफ जाती है। कमलनाथ जी अपने संघर्ष में लगे हुए, क्योंकि वो आज भी यह पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह के धोखे में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। दिग्विजय सिंह जी उनको हमेशा बोलते रहे सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करें, और उन्होंने सरकार गवा दी। वास्तव में दिग्विजय सिंह जी की जो मंशा थी, एक तीर से दो शिकार की थी। एक तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और दिखवा दिया, दूसरी तरफ कमलनाथ जी की पूरी सरकार चट कर गए। अब दिग्विजय सिंह जी को स्थापित करना है अपने पुत्र को, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी के साथ भी वही समस्या है। आज वो मध्य प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री के तौर पर तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन राजनीति के तौर पर अभी मध्य प्रदेश से वो बाहर जाने की मन नहीं बना पाए। उनके पास भी पुत्र मोह है, साथ में कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र भी पुत्र मोह में शामिल हो गए। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो अखाड़ा सज रहा है वो वास्तव में अपने पुत्रों को स्थापित करने का है और 2023 के चुनाव में सेहरा बांधकर चुनाव में उतरने का है। यही कांग्रेस पार्टी की आज स्थिति है। जनता की समस्याओं से ना इनका पहले कोई वास्ता रहा। आप देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जिक्र करती किसानों का, मध्य प्रदेश के पूरे किसान, अगर कांग्रेस पार्टी बात करती तो मैं समझता हूं कि उनके कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं किसानी से संबंध रखते हैं या व्यवसाय से संबंध रखते हैं, इनके कार्यक्रमों में आ जा तो रहे, लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसको दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया हमें दिया है किसान सम्मान निधि का, और शिवराज सिंह चौहान ने उसमें 4,000 जोड़ने का काम किया है। कोई किसान ये कल्पना कर सकता था क्या कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी की तरह उसका सालाना यह फिक्स हो जाएगा राशि, और अब ये कोई बंद नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी कितने भी अपने 10 सिर भी बनाने अगर, तो ये इसको बंद नहीं कर सकती। ये राशि जारी रहेगी, आगे चलकर बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों के हित में काम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दिनेश जी, बीजेपी भी ये बात, जिस तरह से कांग्रेस के आरोप बीजेपी पर हैं, बीजेपी के आरोप कांग्रेस पर हैं, लेकिन वो तमाम तथाकथित खामियां जिनका आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है कि पुत्र जी, उनको जी, ये जी, एडजस्टमेंट जी, सबको लाने वाले जी, लेकिन इसके बाद भी 2018 में चंद सीटों से बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई थी। यानी इसका मतलब है कि मुकाबला तो नज़दीकी होता है। आप ये नहीं कह सकते, हालांकि इसके पहले बीजेपी की सरकारें जो बनी हैं 2008 को अगर मैं छोड़ दूं तो अच्छे ढंग से बनी हैं, चाहे 2003 की बात करें, 2013 की बात करें, और 2018 में गाड़ी जरूर अटक गई थी, लेकिन नज़दीकी मुकाबले में अटकी थी। तो आप कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकती है बीजेपी। भले ही उसकी ताकत बहुत बड़ी है, कांग्रेस की तुलना में संगठन क्षमता की वो धनी है, और उसके साथ एक अद्भुत मार्गदर्शक के रूप में संघ हमेशा चलता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को अंडरमाइन करना या उसको ये मानना कि वो कोई बहुत दमदार पार्टी नहीं है, क्या आप मानते हैं बड़ी गलती होगा ऐसा सोचना? नहीं, निश्चित तौर पर शरद जी, मैंने कहा ही शुरू में कि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी से यदि नाराज है तो वो कांग्रेस को ही वोट देगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई तीसरा वहाँ कोई वोट शेयरिंग वाला हो। तो ये कांग्रेस के लिए जो है बिन बिन की स्थिति होती है हर चुनाव में। यदि हम जो है जीतेंगे नहीं, सरकार ना भी बना पाएंगे, तो इतनी खराब स्थिति में भी नहीं रहेंगे कि हाशिए पर चले जाएं। आप देखिए ना कि 2018 में वो भले ही जो है कम सीटों से पीछे रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता बना के ये बता दिया कि हम यदि प्रयास करेंगे तो हम सत्ता में आ सकते हैं। भले ही 13 और 8 के जो उदाहरण हो उसमें वो ना बना पाए हों, तो उसी नतीजों को लेकर वो आगे बढ़ रही है। और बिल्कुल गुरमीत जी, मुझे एक चीज़ जरूर अच्छी लगी कि आपने बात कहने के लिए अपनी फिंगर नहीं उठाई। सच्चे कांग्रेसी यहाँ पंजा दिखाया आपने कि मेरे को बोलना है। अच्छा लगा सर, बोलिए जी, बोलिए गुरमीत जी। जी जी आदरणीय शरद जी, पाठक जी अभी बात कर रहे थे पुत्र मोह की, और लगातार आदरणीय कमलनाथ जी कहते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है ना। मेरा पाठक जी से आग्रह और आपकी जानकारी में भी देना चाहता हूं आदरणीय शरद जी कि कैडर और लीडर, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन दुख का विषय है कि बिंद के अंदर कैडर बेस में इन्होंने आज तक एक विधायक नहीं तैयार कर पाए। रीवा के 8 विधायक में 5 विधायक
कम्युनिस्ट पार्टी से गिरीश गौतम जी आए, बाकी नागेंद्र सिंह जी, राजेंद्र शुक्ला, ये सब कांग्रेस से आए। इसी तरह सांसद गणेश सिंह जी दूसरे दल से आए। चलिए, ये एक अलग विषय है, दूसरे दल फिर से हम आए। बैठ लें, मेरे पास भारतीय समय जनता नहीं है, पार्टी मैं आगे नहीं कैडर बढ़ा की बात पाऊंगा। मुंह से गुरमीत तो जी, बहुत अच्छी धन्यवाद, कर धन्यवाद पाठक साहब, धन्यवाद दिनेश जी। कौन विधायक कहाँ से आया, किसका डीएनए कहाँ का है, एक विषय मैं वादा करता हूँ कि हम बात करेंगे, और ये एक अच्छा विषय हो सकता है कि आखिर, क्योंकि अब तो बीजेपी भी ये कह सकती है कि हमारे लिए भी सभी डीएनए से आने वाले, और ख़ास तौर से कांग्रेस के डीएनए से आने वाले लोगों के लिए हमारा दिल जो है एकदम खुला हुआ है, वो आएँ। क्योंकि ये दावा भी किया जाता है कि मध्य प्रदेश तो बहाना है, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी दिखाना है। कुछ और तो नहीं सुना आपने? सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा सर। और राजनीति तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है ही, तो देखते हैं आगे क्या क्या कुछ होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को बाउंस बैक करने का एक मौका है, लेकिन बीजेपी बहुत चतुर है, और 2018 और 2020 के घटनाक्रम से भी उसने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उसने ये देखा है कि बाय इलेक्शन के नतीजे आने तक वो यही मानकर चल रही थी कि राह बहुत कांटों से भरी है, और बाय इलेक्शन के नतीजों के बाद वो आश्वस्त हुई है। तो बहुत तगड़ा मुकाबला होगा निकाय चुनाव के लिए, और जो जितनी समझदारी से काम करेगा वो उतना कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद दिनेश जी।